अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण। आज पाकिस्तान में नाज़रीन जमहूरी निज़ाम है और जमहूरी निज़ाम में फ़ैसले करने के लिए हुकूमत को किसी न किसी तरह अपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हुकूमत के पास अक्सरियत इतनी ज़्यादा ना हो तो हुक्मरान जमात अपने रवैये से साबित करती है कि वो किसी जमात को खातिर में नहीं लाती, लेकिन खतरात से निमटने और फैसले करने के लिए आवाम के दीगर नुमाइंदों की मदद दरकार है। फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी के लिए हुकूमत अपोजिशन का दर खटखटाएगी या फिर किसी और तरह गेम उठाएगी, इस पर बात करूंगी। लेकिन जिस ज़मन में फौजी अदालतों का क़याम अमल में आया, उस प्लान में मजीद 19 निकात भी तो थे। नेशनल एक्शन प्लान के 3 माह बाद उस वक्त की वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी गई और शायद उस प्लान के निकात तरतीब देकर उस वक्त की हुकूमत अमल दरामद की जिम्मेदारियों से नबरद आज़मा हो गई। और इस वक्त की हुकूमत जनाब कुछ याद भी है कि एक था नेशनल एक्शन प्लान। सवाल ये है कि नेशनल एक्शन प्लान क्या सिर्फ कागज़ों तक महदूद है और मुस्तक़बिल में क्या रहेगा? अमल दरामद करना पड़ेगा, कोई जादू नहीं होगा। सियासी खिलाड़ी इस नुक्ते पर सोचेगा ज़रूर, लेकिन क्रिकेट के खिलाड़ी एक कदम आगे हैं। उनकी परफॉर्मेंस तो जादू नहीं दिखा रही, लेकिन जनाब पर काला जादू ज़रूर हो रहा है। कौन है ये जानने के लिए आप प्रोग्राम देखिए, हमारे साथ रहिए। लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलती हूँ। हुकूमत का फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी का फैसला। वज़ारत कानून और दाखिला ने कानूनी मुसव्वदा तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में कल उसूली मंजूरी दी जाएगी। ECL में शामिल 172 अफराद के नामों का मामला भी दोबारा ज़ेर गौर आएगा। किसका नाम ECL से निकालना है, किसका नहीं, कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करेगी। हेवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ नायब अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 14 जनवरी को समाअत करेगा। अल अज़ीज़िया रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की इस्तदा सुन ली। मरकजी अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त मंजूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को 10 दिन के अंदर अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। दुनिया की जो 5 बुरी स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें शुमार हो रहा है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का। 175 अरब का जो है वो टैक्स शॉर्टफॉल है। ये अपने खिलंडरेपन में इस मुल्क को दांव पे लगा रहे हैं। मईशत वेंटिलेटर पर है, लेकिन हुकूमत खिलंडरेपन में लगी हुई है। हमजा शहबाज कहते हैं एटमी कुव्वत के हामिल पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। 300 अरब रुपए वापस लाने का दावा हो या जनूबी पंजाब सूबा बनाने का, सब झूठ एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। हम हुकूमत नहीं गिराएंगे, ये झूठ के बोझ तले खुद ही गिर जाएंगे। वो राम कहानियां कंटेनर पर आप सुनाते थे, साबित हो गया कौम के सामने कि वो सिर्फ झूठ था, झूठ था, झूठ था। कोई इरादा नहीं है हमारा कि हम आपकी हुकूमत को गिराएं। अगर इमरान खान साहब कसूरवार हैं तो फिर नैब को ये डिक्लेयर करना चाहिए। अगर अलीम खान कसूरवार है फिर नैब को डिक्लेयर करना चाहिए। 2015 से 2019 आ गया, ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक खोज ही नहीं लगाई जा सकी? इमरान खान ने कुछ गलत किया है तो नैब को बताना चाहिए। नैब आजादाना तौर पर केसेस की तहकीकात कर रहा है। मेरे खिलाफ 4 साल से मीडिया ट्रायल जारी है। वज़ीर बल्दियात पंजाब अलीम खान नैब पर बरहम, कहा करप्शन इल्जामात की तहकीकात मुकर्ररा मुद्दत के अंदर होनी चाहिए। शहबाज शरीफ पर भी कड़ी तनकीद की, कहा बादशाह सलामत खुद तो चले गए, अवाम को जिंदगी भर के लिए मकरूज कर गए। लाइन बिल्कुल बंद नहीं हो रही। सूबे का गरीब आवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। सारे को कम करने के लिए मर्शलाइज करना चाह रहा हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब को मीडिया के साथ सख्त रवैया महंगा पड़ गया। मीडिया नुमाइंदगान ने फयाजुल हसन चौहान का बॉयकॉट कर दिया। सूबाई वजीर की माफी भी किसी काम न आई। सहाफियों से बदतमीजी नामंजूर और बॉयकॉट के नारे। दूसरी तकरीब में भी वजीर मौसूफ को बात न करने दी। खिताब से पहले ही मीडिया ने माइक और कैमरे हटा दिए। भांजा बेटे से ज्यादा खूबसूरत क्यों है? हसद और पागलपन ने मुमानी को अंधा कर दिया। 1.5 साल सुलेमान को अब्दी नींद सुला दिया, गला दबाकर कत्ल किया और लाश वीराने में फेंक दी।
पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। बिजली के खंभे से लटकती पतंग की डोर ने सांसों की डोर काट दी। लाहौर के इलाके मिस्ट्री शाह में 16 साल सुहेब जान से गया। वालिद कहते हैं बेटा डोर निकालने गया तो करंट लग गया। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। सबसे पहले बात करूंगी, मुल्क भर में एक बार फिर फौजी अदालतों के मुस्तकबिल पर सवाल उठ रहे हैं। क्या एक बार फिर फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी की जाएगी? मौजूदा सियासी सूरत हाल में सवाल का जवाब मिलना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। फौजी अदालतें पहली बार जनवरी 2015 में 2 साल के लिए कायम की गई थी। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद इंतहा पसंदों के खिलाफ कौम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुई थी, जिसके बाद फौजी अदालतों का क़याम अमल में आया था। फौजी अदालतें बनाने का मकसद ये था कि दहशतगर्दी के मुकदमात में आम अदालतों में ट्रायल के दौरान बाज़ औक़ात जजेस और वकला को धमकियों का सामना करना पड़ता था और सैकड़ों की तादाद में केसेस ज़ेर इल्तिबा थे। जनवरी 2015 में 21वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में मंजूर की गई, जिसके बाद फौजी अदालतों के जरिए दहशतगर्दों को सजाएं दी गई। जनवरी 2017 में फौजी अदालतों की मुद्दत में मजीद 2 साल के लिए तौसी की गई। इस बारे में ऐवान में तरमीमी बिल पेश किया गया था। कौमी असम्बली ने आइन में 28वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की। पीपल्स पार्टी की तरफ से 4 तजावीज़ को भी शामिल किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। महमूद खान अचकज़ई और जमशेद दस्ती ने इसकी मुखालिफत में वोट दिया था। सेनेट में 3 सेनेटर्स ने 23वीं तरमीम की मुखालिफत में वोट दिए थे। और अब एक बार फिर फौजी अदालतों की मुद्दत का मामला ज़ेर बहस है। तब्दीली सरकार इसकी मुद्दत में तौसी चाहती है, लेकिन अपोजिशन जमातें फ़िलहाल इसकी हामी दिखाई नहीं दे रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के हक़ में नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ अगर देखा जाए तो उनकी जानिब से भी खुलकर रजामंदी का इजहार नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि फ़ौजी अदालतों की तौसी के मामले पर फैसला हालात देखकर पार्लियामेंट में करेंगे। साद रफ़ीक की बात आपको सुनवाते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के कॉन्सेप्ट को नॉर्मल कोर्ट्स में तो कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर गैर मामूली हालात हों तो फिर इस पे कंसल्टेशन की जा सकती है और इस पे हालात देख के जमात फैसला करेगी। मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस हवाले से। मुल्क में तब्दीली सरकार का ज़्यादातर फोकस फिलहाल एहतिसाब पर है और एहतिसाब की पकड़ में ज़्यादातर अपोजिशन जमातों के रहनुमा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जो सलाखों के पीछे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत समेत अहम रहनुमा भी एहतिसाब के शिकंजे में है। अपोजिशन जमातें हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगा रही हैं, सख्त खफा हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार किए जा रहे हैं। ऐसे सियासी माहौल में फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। इसके बगैर आइनी तरमीम नहीं हो सकती और तब्दीली सरकार के इक़्तिदार की इमारत तो खुद इत्तेहादियों के सुतून पर खड़ी है। ऐसे में हुकूमत को अपोजिशन की मदद यकीनन लाजमी दरकार है, लेकिन क्या माजी की तरह फ़ौजी अदालतों के मामले पर तमाम जमातों में इत्तेफाक राय हो जाएगा? इस सवाल का जवाब फ़िलहाल हुकूमत के पास भी नहीं है। इस मामले में हुकूमत का ऊँट अपोजिशन के पहाड़ के नीचे आ गया है। देखते हैं कि आगे होता क्या है। बात करने के लिए इस वक्त मुझे वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं और साथ साथ हैदर जमान कुरैशी पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद अजीम साहब तज्जिए के लिए भी साथ मौजूद हैं। वलीद इकबाल साहब, सर आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के मामले पर सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बता दीजिएगा। देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो वही है जो अभी इससे 2 साल कबल PMLN का था जब वो गवर्नमेंट में थे। और जिस तरह से उन्हीं के तर्जुमान जो साद रफ़ीक साहब हैं, जो उन्होंने अभी आपने जिनकी दिखाई कि मामूल के हालात में तो इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत हो। एक नॉर्मल अदालतें मुल्क में हैं और हर मुल्क में इस तरह ही होता है। लेकिन अगर गैर मामूली हालात हों तो इस पे जो है पहली बात गैर मामूली हालात और दूसरी कि इस पे नेशनल कंसेंसस या कौमी इत्तफाक़ राय तमाम सियासी जमातों का इकट्ठा करके उनको फिर उसको जो है वो मंजूर करवाया जाए। उस हवाले से जिस तरह आपने अभी इब्तिदा में बताया कि दाखिला की और जो कानून की वजारतें हैं उन्होंने मुसवदा तैयार किया है और उसको काबीना की मंजूरी के लिए कल जो है वो पेश करेंगे। और इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता कि इस मामले पे इस आइनी तरमीम के हवाले से गवर्नमेंट को जो है अपोजिशन की जमातों के जो है साथ मिलने की ज़रूरत होगी इसकी मंजूरी के लिए,
क्योंकि कौमी असम्बली में जिस तरह से गिनती है, जो मुझे अंदाज़ा है वो 180 और 190 के दरमियान की गिनती है हुकूमत और उसकी मखलूत जमातों की, और आइनी तरमीम के लिए तकरीबन 228 जो हैं वोट्स उनकी ज़रूरत है कौमी असम्बली में। सो वो है ऑब्वियसली, और ये अगर आप पिछले 2 असम्बलीज़ में जाएँ जो 2008 से 13 तक और फिर 13 से 18 तक, तो इसमें किसी की भी एक हुकूमती जमात की अक्सरियत उतनी नहीं थी, और कोई आईनी तरामीम हुई है तो बड़ी पार्टीज को मिलकर करनी पड़ी है। हाँ। तो ये हमारा मौकफ है कि अभी वो हालात अभी मेरे ख्याल 100 आपने बताया नहीं कि कितने केस हैं, 100 कितने केस हैं जो पेंडिंग है अभी भी सर? 114 वो नहीं शायद बताया। जी सर, मैं हैदर जमान साहब आपकी केसेस पेंडिंग है तो इसलिए वो अभी वो नामुकम्मल है। जी बिल्कुल, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ और ये बात करने के लिए, क्योंकि आपने खुद बताया है कि 228 की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर इसको पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी आप सुन रहे हैं, साद रफ़ीक साहब ने जो बात की है, बिलावल भुट्टो भी बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। अब ये क्या पूरी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है? ये हतमी फैसला है या फिर पीपल्स पार्टी इस हवाले से कुछ और सोच रही है? हैदर समान साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए, जब ये 2017 में पहली बारी सनसेट क्लॉज इन इफ़ेक्ट आई और 2015 की जो तरमीम थी, जो हमने बहुत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, और मुल्क में जो उस वक़्त दहशत गर्दी हो रही थी और जो नेशनल एक्शन प्लान पे कंसेंसस डेवलप हुआ, उसको मलूज़ खाते रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा किया और उस वक़्त मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ये स्टांस लिया। उसके बाद जब ये 2 साल गुज़रे और उसके बाद उसकी दोबारा रिन्यूअल की बात आई, तो उस पर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हमने ये पूछा कि आप ये बतलाइए कि इन अकाउंटेबिलिटी जो हैं मिलिट्री कोर्ट्स ने क्या कितने केसेस किए हैं, क्या आला अदालतों ने वो कन्विक्शन सेटिसाइड की हैं, उसका क्या तरीक़ेकार रहा है, हमें प्रोग्रेस बताया जाए। और साथ साथ ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, प्रोसिक्यूशन और विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम और नेशनल एक्शन प्लान के तहत बहुत सारी और जिम्मेवारियां थी जो हुकूमत और सूबाई हुकूमतों पर थीं, क्या उन पर कोई खातिर ख्वाह प्रोग्रेस हुई? तो हम तब भी सेटिस्फाइड नहीं थे। आज जब हुकूमत ये कह रही है या राब्ता करेगी, अभी तक तो राब्ता किया नहीं है, लेकिन अभी तो विज़िट पाकिस्तान ईयर टूरिज़म को प्रमोट किया जा रहा है, कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त हालात हो गए हैं, पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर एवरीवन, और हर तरफ एक पॉजिटिविटी गवर्नमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। एंड राइटली सो, अगर वो क्लेम करते हैं तो फिर और अदालतें भी आज़ाद हैं, काम भी बहुत बेहतर कर रही हैं, और एहतसाब भी सो कॉल्ड गवर्नमेंट कर रही है। तो क्या 2 साल के अंदर जो 2 साल गुजरे हैं, क्या प्रॉपरली जो प्रोसेस है, जो क्रिमिनल सिस्टम में बेहतरी लानी थी, वो क्या कर दी गई है? तो पार्लियामान को इसके ऊपर पहले एतमाद में लेना होगा। हमें ये सेटिस्फाई करना होगा कि क्या आज भी उतनी शिद्दत से ये ज़रूरत है, क्योंकि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर है। तो हम इसको अभी बहुत कॉशियसली देख रहे हैं और हम नहीं समझते कि पिछली बारी हमने ये हतमी फैसला नहीं है। बिल्कुल, अगर एतमाद में लिया जाता है तो फिर आगे इस पर फर्दर सोचा जा सकता है। हम इन प्रिंसिपल किरण हम इन प्रिंसिपल तो बिल्कुल खिलाफ है ना मिलिट्री कोर्ट्स के, और ये एक एक्सेप्शनल, हमने सर्कमस्टांसेस में एक एक्सेप्शन क्रिएट की थी। तो जो एक्सेप्शंस होती हैं वो हर बारी क्रिएट नहीं की जाती, और हम ये समझते हैं कि मुल्क में अमन व अमान जब अब गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत बेहतर हो गया है, तो अदालतों को और क्राउन प्रोसिक्यूशन एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अब ओनस लेना है। कब तक हम मिलिट्री के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे, मिलिट्री के ऊपर बुनियाद बनाकर हम अदालतें चलाएंगे? सिविलियन गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी चाहिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, और अदालतों को कन्विक्ट करना चाहिए टेररिस्ट को। और ये मिलिट्री का काम नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल केस था जो हमने 4 साल तो हो गए ना, एक रीजनेबल टाइम दिया गया है टू परफॉर्म, और अगर आज भी वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर देयर इज सम अदर प्रॉब्लम, फिर मिलिट्री कोर्ट्स इज नॉट द सॉल्यूशन। That's what we feel. ठीक है हैदर साहब। खालिद साहब, मुझे बताइएगा, जिस तरह से एहतसाब का नारा हुकूमत लगाती भी है और एहतसाब का हालात इस वक्त चल रहे हैं, अब मुस्लिम लीग नून को भी देख लिया जाए या फिर पीपल्स पार्टी की तरफ देख लिया जाए, वहाँ पर भी शिकंजा कसा हुआ है, सख्त है। आपको लगता है इन मामलात में, फौजी अदालतों के मामले में, अपोजिशन की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए जी, बहुत बुनियादी बात यह है कि पीटीआई जो है वो, जैसे आपने पहले पॉइंट आउट किया कि खुद इत्तेहादियों की मदद से उसने हुकूमत बनाई हुई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए कौमी असम्बली में 42 मेंबर्स की डेफिशिएंसी है। अगर 4 आज़ाद मेंबर भी हुकूमत के साथ मिल जाएं तो
और इसी तरह से 27 अरकान कम पड़ते हैं इनको सेनेट में, और अगर इन्होंने वहाँ पे तरमीम उससे मंजूर करवानी है तो वहाँ पे 27 अरकान की कमी है, जो कि बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है, क्योंकि वो तो हाउस ही टोटल 102 का इस वक्त रह गया है। एक आज़म मूसा खेल की वफात हो चुकी है और इसहाक डार साहब जो है उनकी रुकनीत मुअत्तल है। अब ये चीज़ जो है बुनियादी है, हमें ये देखना होगा कि 2015 में ये उस वक्त मंजूर हुई थी जबकि 3 हफ्ते हुए थे टोटल APS का वाक़या हुए और बहुत बड़ा सानिया था। उसके बाद फिर 2017 तक का पहुँचते अगरचे कुछ थोड़ी सी काबू तो थोड़ा सा पाया जा चुका था, लेकिन अभी भी बहुत करने का काम था। लिहाजा इस बात का जवाज़ मौजूद था कि उसमें जो है वो उस तरमीम की तरफ जाया जाए। अब एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि जब PTI ने मुसवदा तैयार करवा लिया है मौजूदा हुकूमत ने, कल उसे काबीना से मंजूर भी करवाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि PTI तो कन्विंस्ड है कि फौजी अदालतें जो हैं वो होनी चाहिए। अब इसका वो कोई कंसेंसस पैदा किए बगैर उन्होंने उससे पहले एक तजवीज़ जो है वो सामने रख लिया, और डेफिनेटली उनको जब तक तायद नहीं मिलेगी बड़ी पार्टियों की जानिब से, और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि कौमी असम्बली में तो अगर पीपल्स पार्टी भी उनका साथ दे दे तो गुजारा हो सकता है, लेकिन सेनेट में जहाँ के उसके सिर्फ 20 सेनेटर हैं, वहाँ पे जब तक PMLN को साथ नहीं मिलाते, MMA को साथ नहीं मिलाते, उस वक्त तक बहुत मुश्किल होगा कि वहाँ से इसको थ्रू किया जाए। अब हुकूमत ने तो इस बात का तहिया जो है वो किया हुआ है, और ये बात जो है इससे मैं इत्तफाक करता हूँ कि कोई भी चीज़ जिसमें सनसेट क्लास होती है कि फलां टाइम पे वो कानून आज खुद खत्म हो जाएगा, वो होता ही वक्ती है और उसकी उस वक्त के लिए ज़रूरत होती है। अब देखना ये होगा कि क्या आज भी उस तरह से उसकी ज़रूरत मौजूद है। 114 केसेस अगर पेंडिंग हैं तो क्या उनकी क्या लॉजिक है, और क्या उनको अगर कन्वर्ट किया जाए नॉर्मल जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी तरफ, तो क्या वहाँ पे वो नताइज हासिल किए जा सकते हैं या नहीं। ये सारी चीजें जिन पर गौर करने की जरूरत है, और मैं समझता हूँ गैर जज्बाती अंदाज में। पार्लियामेंट में 42 की जरूरत है, 27 की जरूरत सेनेट में है। वलीद साहब, आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे नहीं है सर, आपने खुद भी इसी जानिब निशानदेही की है। मौजूदा सियासी हालात भी हुकूमत के हक में नहीं है, ऑपोजिशन से राबते करेंगे ऐसा भी आपने कहा। सर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने है, बड़ा क्लियर है। अब फौजी अदालतों की मुद्दत में इस बार तौसी के लिए सर फिर हिकमत अमली क्या होगी आपको, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अभी आपने सुना, आपके साथ ही मौजूद हैं, क्या बता रहे हैं उनके आपके सामने है? देखें जी, आप अभी देखें PMLN के तो कोई नुमाइंदे इस वक्त नहीं है प्रोग्राम पे, लेकिन हैदर साहब ने भी अभी PPP की तरफ से कोई ऐसा हतमी इनकार या ऐसी कोई बात नहीं की। इन्होंने भी कहा है हम इस पर गौर करेंगे। साद रफीक साहब का आपने वो क्लिप दिखाया है, उन्होंने भी कहा है हम मुशावरत करेंगे। कल मरियम औरंगजेब साहबा ने भी ये भी कह रहे हैं कि अगर हुकूमत हर तरफ पॉजिटिविटी दिखा रही है तो फिर आई थिंक इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, मेरी उसमें अर्ज़ सुन लें। इस तरह है कि ये जो एक बात है, और अभी उसका भी दोबारा से जिक्र आया कि अभी ये काम जो है वो अधूरा रह गया हुआ है कोर्ट्स का, कि अभी 114 मज़ीद केस जो हैं वो पेंडिंग हैं। और मैं दुरुस्त है ये बात कि हालात अब पहले से बहुत बेहतर हैं। आदाद शुमार से नज़र आता है कि हमले अब कितने कम हो गए हैं, हो अभी भी रहे हैं लेकिन कम हो गए हैं, और अमवात भी जो हैं वो शहादतें जो हैं बेगुनाह शहरियों की उस तरह से जो है अब सिलसिला काफ़ी अंडर कंट्रोल है। लेकिन ये है कि वो जो प्रोसेस था, और ये जो विटनेस प्रोटेक्शन के और जजेस के और सारे उनके जो फरीकैन जो हैं उनका उनको ख़तरे का सामना करना, और वो जो मामले हैं वो शायद अभी तक वो नहीं हुए काबू में। और इसमें जो आपके सवाल का जवाब है वो यही है कि फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये बयान जो है, जो तर्जुमान है हुकूमत के भी और वज़ीर इत्तलाआत, कि हम दीगर पार्टी से अब राब्ते शुरू कर दिए हैं। तो मैं पर्सनली तो अभी उन राब्तों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन अब चंद दिन बाद जब सेनेट का इजलास होगा तो यकीनन इसमें हम भी सब हिस्सा लेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, देखें तहफ़्फ़ुज़ात भी वाज़ेह हैं, इसके कानूनी पहलू हैं, इसमें कानूनी माहिरीन के हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। और मैं आपको एक और बात पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि जब ये पहली दफ़ा तरमीम मंजूर हुई थी, इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और फुल कोर्ट ने इसको जो है 17 जजेस ने इसको सुना था, और 11/6 से इस तरमीम को जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। आप अंदाज़ा करें कि 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उन्होंने भी महसूस किया था कि इसको नहीं होना चाहिए। तो इसमें दोनों तरफ एक आर्ग्यूमेंट्स हैं कि हो या ना हो। बहरहाल हुकूमत का इस वक्त जो है पोजीशन और जो है उसको
उसका मौक़िफ़ वो यही है कि इसको अभी मज़ीद ज़रूरत है ताकि ये काम जो इसमें अधूरा रह गया इसको मुकम्मल कर लिया जाए। और जो वजूहात थी और जाहिर है इसको अब तो डिबेट भी प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। जी वलीद साहब, आपकी बात का जवाब हैदर साहब से ले लेती हूँ। हैदर साहब, वलीद साहब कह रहे हैं कि राब्ते कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने बताया गो कि वो खुद इन्वॉल्व अभी नहीं हुए हैं इन राब्तों में। राब्ता हो रहा है तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या रवैया होगा हुकूमत से? नहीं, पहली बात है अभी तो राब्ता हुआ नहीं, जब होगा, जिससे होगा, जिस लेवल पे होगा वो देख लेंगे। दो बुनियादी बातें मैं आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूँ। एक, गवर्नमेंट की अपनी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान का 2019 विजिट पाकिस्तान ईयर है एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने लानी है। एवरीथिंग इज़ फाइन। प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब, गवर्नमेंट के तर्जमान ऑल इज़ वेल का एक ढंडोरा पीट रहे हैं सब जगह। राइटली सो, शायद ऐसे हालात हों। दूसरी बात यह है कि DGISPR साहब ने भी और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी सेलिब्रेशन हुई है कि मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए हैं। जो भी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ चले, अब कोई इक्का दुक्का वाक़यात हैं, तो इससे ये हमें तो तक़वियत मिलती है कि ऑल इज़ नाउ वेल। और जब ऑल इज़ वेल हो जाए या ऑलमोस्ट वेल हो जाए तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस की और ऐसे क्लॉजेस की और ऐसे मेजर्स की कानूनी जो पहले ही एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो, उनकी ज़रूरत नहीं है। और आज अगर हम इसको दोबारा एक्सटेंड कर दें एक मफरूज़े के तौर पे, तो फिर कल 2 साल बाद या साल बाद जो भी पार्लियामान फैसला करती है, फिर भी यही कहा जाएगा कि जी अब 56 केस रह गए हैं या 67 केस रह गए हैं, इनका क्या होगा? अरे भाई, केस तो हमेशा होंगे ना। ये तो नहीं होगा कि तो आप उनको चलाएं ना, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कहती है 60 दिन में फैसला करें, 90 दिन में करें, तो मिलिट्री कोर्ट्स भी रैपिडली, क्या उन अदालतों को मालूम नहीं है कि वी आर गोइंग टू हेड एन एक्सपायरी डेट, और ये डेट जो है इसकी एक्सटेंशन कोई अदालत नहीं देती। एक बड़ा ही कंसल्टेटिव पार्लिमानी प्रोसीजर है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता और किसी एक फर्द वाहिद के इख्तियार में नहीं है, और हमें पार्टिजन अक्रॉस पार्टिजन सोचना पड़ेगा। तो इनको नंबर्स लाने पड़ेंगे, इनको बताना पड़ेगा मिलिट्री कोर्ट्स की क्या कारकर्दगी है, क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले आला अदालतों ने होल्ड किए हैं, और क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चीज़ें होनी थी आज से 4 साल पहले तय की गई थी कि ये चीज़ें होंगी, और जब ये हो जाएंगी तो फिर हमें मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी बहुत ही सेंसिटिव हैं उन लीगल फ्रेटर्निटी से, और जिस तरह फाजिल जज साहबान का जिक्र किया वलीद साहब ने, ये बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है, बहुत ही जहां कोई राइट्स नहीं होती, कोई ह्यूमन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सेफगार्ड्स नहीं है, जो फंडामेंटल राइट्स नहीं होती कोई, जो मिलिट्री कोर्ट्स में जिनको मलूज़े खाते रखा जाए। तो हमें बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको जांचना है, पड़ताल करनी है और फिर फैसला करेंगे। ठीक है हैदर ज़मान साहब, यानी उसीली तौर पर अगर आप इसकी मुखालिफत करते हैं तो फिर आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से कन्विंस कर पाती है? एक जानिब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून कह रही है कि वक्त और हालात को देखते हुए और पार्लियामेंट में ये फैसला किया जाएगा। तो खालिद साहब, ये ऊंट आपको फिर किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है? और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जब तक ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठता है, 7 जनवरी को मुद्दत खत्म हो गई, अब अदालतों में जो मौजूद मुकदमात हैं उनका क्या होगा? देखिए, उनका बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत अदालतें ख़त्म होती हैं तो फिर ये तय कर लिया जाता है कि वो मुकदमात कहाँ जाएंगे। स्पेशल कोर्ट्स जब बनती हैं तो आगे उनके जो मुकदमात हैं उनको कन्वर्ट करने का कोई तरीक़ाकार जो है वो वज़ा कर दिया जाता है। लेकिन मैं जिस बात की तरफ आ रहा हूँ, वो 6 जजेस का तो तज़किरा किया वलीद साहब ने कि जी उन्होंने इख्तिलाफ किया और उसको उन्होंने गलत ला कहा। जिन 11 जजेस ने इसके हक़ में फैसला दिया था, उनका भी मौक़िफ़ यही था कि ये सिर्फ वक्त की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा, इस बात पे कन्विंस करने की ज़रूरत होगी दूसरी जमातों को कि वाकई अब भी ऐसा वक्त है कि इस कानून को जो है वो नाफिज रहने दिया जाए और फौजी अदालतें जो हैं वो बरकरार रहें। उनकी यकीनी बात है कि जो अब तक के रिजल्ट्स हैं उनसे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता, और इस वक्त तक जो एग्जीक्यूशन हो चुकी हैं और बड़े जो संगीन जुराइम हैं उनके मुलजमान का जो वहाँ पर ट्रायल हुआ, जो शायद आम जगहों पे उस अंदाज में ना हो सकता। इससे पहले हमारी ATA की अदालतें जो 1997 का कानून चला आ रहा है उसके तहत दहशतगर्दी के मुकदमात चल रहे हैं, और वहाँ पे वाक़तन कोई ऐसी हौसला अफजा सूरत हाल नहीं, बल्कि उसको मामले को लटकाने के लिए बहुत सी ऐसी हरबे जो हैं वो सामने आते हैं। ये एक स्पेशल लॉ वाकई इसलिए बनाया गया था कि उस वक्त इसकी ज़रूरत थी। अब इनको कन्विंस करना होगा। इसमें जो ज़रूरत जिस बात की है
वो ये है कि जो बाकी सियासी इख्तलाफात हैं, जो आपको बाकी ग्रीवियंसेस हैं हुकूमत से, उसको साइड पे रखना उनकी आड़ उनको ये कवानीन की आड़ लेके और आला अदालती निज़ाम की आड़ लेके एक बड़े मकसद को इसलिए पसे पुष्ट नहीं डालने की ज़रूरत कि आपके इख्तलाफात हैं हुकूमत के साथ। अगर ये कौमी ज़रूरत है, आप वाक़तन इसको समझते हैं और हुकूमत आपको इस बात पे कन्विंस कर लेती है क्योंकि जिम्मेदारी हुकूमत की है अब इस वक्त, तो फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा चूंकि एहतसाब हो रहा है और हमें घसीटा जा रहा है और हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो वो उसूल नहीं होना चाहिए। अलबत्ता अगर आप उनको कायल कर लेते हैं हुकूमत को कि अब इसकी जरूरत नहीं रही, जिस मकसद के तहत ये बनाई गई थी वो मकसद पूरा हो चुका है। ये सवाल लेकर मैं वलीद साहब की जानिब बढ़ना चाह रही हूं। जी वलीद साहब, मैं आप ही की जानिब आना चाह रही हूँ। सर, नंबर गेम बताया 42 और 27, तो कौमी असम्बली में अगर नंबर गेम दीगर अपोजिशन जमाते हैं उनके साथ अगर मुकम्मल हो भी जाता है, लेकिन सेनेट पे तो मुस्लिम लीग नून की जरूरत पड़नी ही है, तो उनके लिए भी यही हिकमत अमली होगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इसी तरह से राब्ते किए जाएंगे, या फिर उसके लिए कुछ और हिकमत अमली है? नहीं, देखें, एक तो बड़ी अच्छी बात है, मैं खालिद साहब की मैं उसको अपना एक्नॉलेज भी करना चाहता हूँ। मैं अपनी सतह पर भी महसूस करता हूँ कि ये मेरी तवक्को यही है। दो बातें। नंबर एक कि जब पिछली दफ़ा अभी 17 में जब ये कानून का वो पीरियड ख़त्म हो गया था, ये आईनी तरमीम का, तो जब ये दोबारा ये सिलसिला लागू किया गया और मंजूर किया गया, तो इसमें जनवरी में वो ख़त्म हुआ था और मार्च तक इसके ऊपर बहस चली और फिर ये मंजूर हुआ सबके राय ले करके। तो मैं तवक्को यही कर रहा हूँ कि इसमें भी इस बार भी तमाम इसके पहलुओं पे करके इसको, जिसको आप कहते हैं एक तरह से खंगाल के इसे किया जाएगा, जो भी इसके बारे में कार्रवाई होगी। दूसरा, मैं ये तवक्को करता हूँ, एक तो वक्त लगेगा इसमें कुछ जिस तरह पिछली दफ़ा लगा था, और दूसरा मैं तवक्को करता हूँ कि जो दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस वक्त अपोजिशन की, PPP और PMLN, वो नेशनल असम्बली में हो या सेनेट में हो, वो बिल्कुल सही बात की खालिद साहब ने कि ये मैं एक्सपेक्ट यही करता हूँ और सबको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक बड़े कॉज के लिए, और अगर ये इतनी संजीदा और इतना संगीन और इतना गैर मामूली जो है हम इनको कन्विंस कर पाए, तो ये छोटे छोटे सियासी इख्तलाफात के ऊपर फोकियत लेंगे। और इसी पर ही कमेंट लूंगी मैं। महदर जमान साहब, आप भी ऐसे ही समझते हैं? सर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और खालिद साहब ने जो बात की, मैं देखिए हमारी जमात ने कभी भी नेशनल इश्यूज़ के ऊपर कभी अपनी पॉलिटिक्स नहीं की, और जहां पाकिस्तान को ज़रूरत हुई, हाँ PTI माजी में करती रही। अर्दोगान साहब आए, जॉइंट सेशन को ख़िताब किया, इन्होंने बाइकआउट किया, और बहुत सारे ऐसे जंक्शंस हैं जहाँ पे स्टेटेड पॉलिसी या पाकिस्तान की कोर फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो रही थी या कोई कॉज की ज़रूरत थी और ये बाइकआउट कर जाते थे और नहीं पार्टिसिपेट करते थे। हम कम से कम ऐसा रवैया नहीं रखेंगे। हम देखिए, हम इसको बड़ा ही ऑन मेरिट जांचेंगे, बिल्कुल अपनी पसंद नापसंद को एक साइड पर रखते हुए हुकूमती रवैये से, हम हुकूमत की कारकर्दगी से जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल अलहदा रहेंगे, उसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। हमने इसको जांचना है ऑन द टेस्ट, ऑन लिटमस टेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो सेफ गार्ड्स हैं इन द ट्रायल, जो आर्टिकल 10A की फेयर ट्रायल की रिक्वायरमेंट है, क्या वो, और क्या इस वक्त वाकई ही इतनी ज़रूरत है कि ये कोर्ट्स जो हैं दोबारा आगे फिर एक्सटेंड की जाए, क्या एक्सटेंशन कंप्लेसेंसी या हुकूमती रवैये में बिल्ट इन तो नहीं हो गई किरण कि ये इनको पता है कि ये ठीक है। जमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थे। वलीद इकबाल साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और साथ साथ खालिद अजीम साहब आप तज्जिया दे रहे थे अपना। गुफ्तगू के दौरान पीपल्स पार्टी से उनका मौक़िफ़ ये आया था कि फिर टेररिस्ट कोर्ट की जानिब जो तमाम मुकदमात पेंडिंग हैं उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो फिर अब टेररिस्ट कोर्ट की ही बात कर लेती हूँ। फौजी अदालतों के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का साल 2018 के दौरान सिंध में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। दहशतगर्दी के 2693 मुकदमात में हाई प्रोफाइल मुल्जिमान बरी हो गए। सजाओं की शरह सिर्फ 84% रही, मुल्जिमान की बरियत की शरह 85% रही। इरफानुल हक ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, वो तफसीली रिपोर्ट पहले देखिए, फिर उन्हीं से मजीद बात करते हैं। साल 2018 सिंध के महकमे प्रोसिक्यूशन की नाकामी का साल रहा। सरकारी वकला सोते रहे और दहशतगर्द मुकदमात से बरी होते रहे। आइए इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की मुकदमात का जायजा लेते हैं। सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा, जहां दहशतगर्दी के मुकदमात 53 कोर्ट्स में लाए जाते हैं।
जनवरी से 30 नवंबर तक 1295 नए केसेस दाखिल हुए और 2357 मुकदमात निपटाए गए। इन केसेस में तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। लगभग 850 केस ऐसे थे जिनमें दहशतगर्द निजाम इंसाफ पर सवालिया निशान छोड़ते हुए बरी हो गए। इससे आधे से भी कम यानी 359 मुकदमात ऐसे थे जहां अदालतों ने शवाहिद की रोशनी में सजाएं सुनाई। 90 से गिरफ्तार हाई प्रोफाइल टारगेट किलर उबैद केटू 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल के 2 मुकदमात में बरी हो गया। तफ्तीशी अफसरों ने अपनी कारकर्दगी पर नाअहली का ठप्पा उस वक्त लगवाया जब सानह सफूरा के मरकजी मुजरिम साद अजीज के खिलाफ स्कूल बम धमाका समेत 4 मुकदमात में कोई सबूत नहीं मिल सका। कानूनी माहिरीन भी पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकामी पर उंगलियां उठाते हैं। नॉर्मल कोर्ट्स में भी और ATC में भी तो उसकी जो इक्विटल की वजह है वो ये है कि वो नाकिस इन्वेस्टिगेशन जो होती है, तफ्तीश सही दुरुस्त सिमत पर नहीं की जाती है, ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एविडेंस कलेक्ट की जाती है, जिससे वो अल्टीमेटली रिजल्ट वो आता है कि वो इक्विटल की तरफ जाता है। अगर क्योंकि कोर्ट्स जो अपना काम करती हैं वो जो भी जजमेंट देती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस विच वाज ब्रॉट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ बाय द प्रोसिक्यूशन। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में 75 प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस की दकियानूसी फार्मूलों पर चलती तफ्तीश के सबब सिंध में सजाओं की शरह सिर्फ 15% रही। इसके बरक्स मुल्जिमान के बरी होने की शरह 77% से ज्यादा रही। फौजदारी मुकदमात में इसका हल तजवीज़ करते हुए तफ्तीशी अफसरान की तरबियत साइंटिफिक बुनियादों पर करना होगी, जिसके बाद ये शरह बेहतर हो सकेगी। अगर डे 1 से अगर प्रोसिक्यूटर असिस्ट करे इन्वेस्टिगेशन को और उनको जो लूप होल्स हों प्रोसिक्यूशन के केसेस में वो अगर वो इनको पिन पॉइंट कर दें तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बेहतरी आएगी। जहां महकमा प्रोसिक्यूशन की अहलियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं तफ्तीशी अफसरान की तरबियत का जामे प्लान तश्कील देने के दावे भी किए जा रहे हैं। ATC के फैसलों के लिहाज से ये साल दहशतगर्दों के लिए अच्छा रहा। अब तफ्तीशी अफसरान की तरबियत से क्या प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी भी बेहतर हो सकेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। जनाब, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का हाल आपने देख लिया। फौजदारी मुकदमात के माहिर कहते हैं तफ्तीशी अफसरान की तरबियत से सजाओं की शरह में इजाफा हो सकता है। सिंध की इंसदाद दहशतगर्दी की 53 अदालतों में अब भी 3213 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। इरफानुल हक प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान अभी क्योंकि पहले जो डिस्कशन हो रही थी उसमें आप साथ मौजूद थे, टेररिस्ट कोर्ट की जाने मुंतकिल करने की वो बात कर रहे थे, और जो सुबह सिंध में जो हम हाल देख रहे हैं, प्रोसिक्यूशन जो कि हुकूमत की है, उनका क्या हाल है? क्यों इस मामले पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, जबकि इसका असर दूसरे केसेस पर, मुकदमात पर पड़ रहा है? किरण, ये पहले तो बात समझने की है कि जो सिंध हुकूमत है और जो प्रोसिक्यूशन है उसकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन क्यों है। उसकी वजह बुनियादी तो ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तवज्जो इस बात पर नहीं है कि कितने केसेस में मुल्ज़िमान बरी हो रहे हैं और दहशतगर्दों को बरी किया जा रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए का जो बजट रखा गया है सिंध में प्रोसिक्यूशन का, कोई 53 अदालतें हैं सिंध भर में ATC की, और कोई यहाँ पर 75 प्रोसिक्यूटर्स ऐसे तैनात किए गए हैं जो सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में पेश होते हैं। मगर उनका हाल ये है कि वो सियासी ज़ाहिर है कि ज़्यादातर भर्तियाँ हैं, गुज़िश्ता 10 सालों में जितनी भी भर्तियाँ हमने देखी हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स तैनात किए गए हैं उनको ज़ाहिर है कि अपने केसेस का दिफा करने के बजाय अपना दिफा करना ज़्यादा मकसूद होता है। यही हम हाल देख रहे हैं सिंध भर में इन सज़ाओं का कि 85% केसेस में दहशतगर्द बड़े हो गए, बड़े बड़े दहशतगर्द हैं। बड़ा अहम नाम है साद अजीज़ का, जो कि सानिया सफूरा का मरकज़ी मुजरिम है और फ़ौजी अदालत ने उसे सज़ाए मौत सुनाई हुई है। मगर उसके अलावा जो उसके ऊपर दीगर केसेस हैं उनमें से 4 बड़े केसेस, जिसमें स्कूल पर बम धमाके का केस भी था, 4 मुकदमात में वो अब तक बरी हो चुका है ATC से। इसके अलावा 90 से गिरफ्तार एक MQM का मुबीना टारगेट किलर उबैद केटू 2 मुकदमात में वो 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल में बरी हो चुका है। इस तरह कई ऐसे बड़े नाम हैं जो दहशतगर्दी के मुकदमात से बरी होते जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर हमने ये महसूस किया है और जो ऑब्ज़र्व किया है, प्रोसिक्यूटर्स की अदम तवज्जोही है और उनकी जो अदम तवज्जोही की वजह से, और ये जो बिलखुसूस जो तफ्तीशी अफसरान हैं
उनका प्रोसिक्यूटर्स के साथ कोई ऐसा कोई मामला नहीं कि वो मिल बैठ कर केस को तैयार करें और पेश करें। यही वजह है कि जो वकील सफाई होता है वो बहुत आसानी से अपने मुल्जिमान को बरी करवा लेता है। और सिंध में ऐसी अदालतें हैं, मैं आपको बताऊँ इस रिपोर्ट में साल 2018 के दौरान जहाँ 70 केसेस में मुल्जिमान बरी हुए हैं और सिर्फ 3 केसेस में सज़ा हो सकी है। 30 केसेस निपटाए गए हैं और 30 केसेस में दहशतगर्दों को बरी कर दिया गया है। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। कोऑर्डिनेशन की कमी आप बता रहे हैं, केस को इतने स्ट्रॉन्ग करके पेश नहीं किया जा रहा है कि 70% मुल्जिमान फिर बरी हो जाते हैं। तो दहशतगर्दी के 2500 से ज़ायद मुकदमात, हाई प्रोफाइल मुल्जिमान बरी हो गए। नाम लिया आपने साद अजीज, उबैद केटू, और भी बड़े बड़े नाम हैं। इसमें जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? सिर्फ हम ये बात कह के इसको मामले को ख़त्म कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन की वजह से और फिर इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग केस नहीं पेश कर पा रहे, इस वजह से 70% मुल्जिमान बरी हो जाते हैं? देखिए किरण, बुनियादी वजह तो तवज्जो की है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स का हमने पहले बताया कि जो सियासी भर्तियाँ होती हैं उनको अपना दिफा मकसूद होता है, और जो केसेस का दिफा है, जो इल्ज़ामात है पुलिस की जानिब से और कानून नाफिज करने वालों इदारों की जानिब से लगाए जाते हैं और जो केसेस दर्ज किए जाते हैं, प्रोसिक्यूशन उसको उस तरह अदालत में पेश नहीं कर पाता। इनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी है, लैक ऑफ ट्रेनिंग भी है, और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, और लैक ऑफ नॉलेज भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी एक कमी है। अगर इन कमी को पूरा ना किया गया और सीरियसनेस न दिखाई गई तो शायद इससे भी बुरा हाल आइंदा आने वाले दिनों में। ठीक है इरफानुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका साथ मौजूद है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं दीगर टॉपिक्स की जानिब पर। आपको प्रोग्राम में एक कहानी सुनाती हूँ। एक था नेशनल एक्शन प्लान। आखिर इसका हुआ क्या? आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद मुल्क के सिविलियन और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया। 24 दिसंबर 2014 को मुल्क में दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया गया था, लेकिन 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद भी नेशनल एक्शन प्लान के बाज़ नुकात पर अमल दरामद हुआ ही नहीं। इंसदादी दहशतगर्दी का इदारा नेक्टा ताहाल मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका और नेक्टा का डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस तश्कील ही नहीं पा सका। प्लान का एक जुज़्व अफगान महाजरीन की वतन वापसी भी थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अब तक ये अमल भी मुमकिन नहीं हो सका है। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करती रही हैं। सूबाई हुकूमत वफाक से और वफाक सूबों से शिकवा करता रहा है, लेकिन इस हकीकत से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में यकीनन कमी आई है। नेशनल एक्शन प्लान का हाल जानने के लिए इस वक्त समा के नुमाइंदे आदिल तरुण ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, सबसे पहले तो ये बताइएगा, नेशनल एक्शन प्लान का हुआ क्या? कोई ताज़ा अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? देखें, दिसंबर 2014 में जब नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया गया, उस वक्त की हुकूमत और अस्करी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जब दहशतगर्दी उरूज पर थी तो ये प्लान लॉन्च किया गया। बड़ी हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें कामयाबी भी हुई, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक जो नेक्टा की कारकर्दगी है, इसमें भी मुख्तलिफ रिपोर्ट सबमिट की गई हैं, और जो 20 नुकात थे नेशनल एक्शन प्लान के, उनमें सर फहरिस्त जो रखे गए थे, सबसे पहले दहशतगर्द जो तंजीमें थीं और जो दहशतगर्दों को माली मुआवनत करने थे, उनकी तंजीमों को ख़त्म किया जाए और उनकी जो माली हैसियत थी उसको कमज़ोर से कमज़ोर तर बनाया जाए। तो इस सिलसिले में जब उनकी माली हैसियत को कमज़ोर करने के लिए, दहशतगर्दों से निपटने के लिए 5023 के करीब ऐसे अकाउंट्स थे जिनसे दहशतगर्दों को माली मुआवनत होती रही, वो अकाउंट्स मुंजमद किए गए। इसके अलावा 919 मुकदमात कायम किए गए थे स्टार्ट में ही, जिनमें लोगों को 1200 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क से मुख्तलिफ तंजीमों को फंडिंग करते थे और सपोर्ट्स करते रहे। इसी तरह दीगर मामलात पर भी, जिस तरह CTD का क़याम भी था और CTD भी अपनी कार्रवाइयाँ अमल में लाती रही। हज़ारों की तादाद में CTD ने भी दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि सिविल जो अदारे थे उनकी जानिब से भी ये ऑपरेशन जारी रहे, और जो नेक्टा की रिपोर्टें थी, मुख्तलिफ मुतल्लिका जो अदारे थे उनकी जानिब से जो रिपोर्टें जारी की गई हैं हर साल में या 6 माह बाद जिस तरह रिपोर्ट्स जारी की गई हैं, ये बताया गया है उन रिपोर्ट्स में के लाखों की तादाद में
दहशतगर्द तंजीमों के कारिंदे और इस तरह दहशतगर्दी में मुलविस पाए गए जो लोग हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं, जिनमें 35 लाख से ज़ायद जो छोटे बड़े मुख्तलिफ सर्च ऑपरेशन किए गए हैं, जिनमें 72,000 से ज़्यादा सर्च ऑपरेशन ऐसे थे जिनमें कामयाबी हुई है और मुख्तलिफ ठिकाने भी जो थे CTD और इसी तरह दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों के कारिंदों को गिरफ़्तार किया है। इसी तरह मुख्तलिफ मुकदमात में कोई मुकदमात ऐसे थे जिनमें दहशतगर्द जो गिरफ़्तार किए गए उनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों को भेजे गए और चंद जो दहशतगर्द ऐसे थे जिनको सज़ाए मौत भी हो चुकी है जी। लेकिन फंड रेजिंग का जो मामला था इस पर CTD और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनकी जानिब से सख्ती की गई है और फंड रेजिंग के मामले पर सबसे पहला कदम ये जो उठाया गया था, फंड रेजिंग मुख्तलिफ अकाउंट्स में जो पैसे आते रहे उनकी जो लोग पैसे ट्रांसफ़र करते थे उनकी गिरफ्तारियां में अमल में लाई गई हैं। तो इसी तरह 219 मुकदमात ऐसे थे जो फौजी अदालतों में भेजे गए और 350 से लेकिन बहुत सारे 4 शेड्यूल के मुल्जिमान रोजाना जिन्होंने थानों में रिपोर्ट करना था वो फरार हो चुके हैं। दीनी मदारिस कितने रजिस्टर्ड हुए हैं वो अभी कम्प्लीटली तौर पर सामने नहीं आया और 4 साल अब इसको होने वाले। तो एक और बात बताइएगा, अब क्योंकि हुकूमत तब्दील हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की टेबल पर ये मामला है, ये प्लान है? क्योंकि पिछले दिनों आपको भी याद होगा क्योंकि इस शिक का हिस्सा था कि अफगान महाजरीन को वापस भेजा जाएगा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने खुद ही तो जिक्र कर दिया था कि वो नेशनैलिटी देंगे। तो उनकी टेबल पर है ये मामला, वो इस पर कुछ आगे फर्दर काम करना चाहते हैं, करना चाह रहे हैं? आदिल जी देखिए, मौजूदा हुकूमत ने फर्दर अभी जो काम किया है, वीज़ा ऑन अराइवल की जो लिस्ट थी उससे अफगान महाजरीन को निकाल दिया है। अब जो भी अफगान महाजरीन यहाँ पर आएंगे उनको वीज़ा लेना पड़ेगा। 24 ममालिक ऐसे हैं जिनकी गुज़श्ता हफ्ते लिस्ट जारी की गई है वज़ारत दाखिला की जानिब से, जिनको वीज़ा ऑन अराइवल की लिस्ट में शामिल किया है, लेकिन अफगान महाजरीन ऐसे हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल की लिस्ट से उनको फारिग कर दिया गया है। अब कोई भी अफगान महाजर जब पाकिस्तान आएगा तो उसको मुतलका जो उनकी एम्बेसी है उससे जितने दिन का क़याम होगा उसके लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। तो इसी तरह जब पहले इस तरह के मामलात होते थे तो वीज़ा ऑन अराइवल की लिस्ट में अफ़गानिस्तान भी शामिल था, लेकिन मौजूदा जो दहशतगर्दी के हालात पर जैसे कि कंट्रोल पाया गया है और इसकी कड़ियाँ भी जैसे जहाँ तक मिलती रहीं तो उनको मद्देनज़र रखते हुए ये काम किया गया है। जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि 100 रोज़ा प्लान में उनकी मुख्तलिफ चीज़ें थी जो तरजीहात में शामिल थी। अगर नेक्टा की बात की जाए तो पहले 100 रोज़ में जी नेक्टा का जो एक इजलास हो पाया था सितंबर में, सितंबर के बाद अभी तक कोई भी ऐसा इजलास नेक्टा का नहीं हुआ जिसमें FBR, FIA और कौमी और सूबाई हुकूमतों के 24 नुमाइंदे ऐसे थे जिनमें शामिल हुए, जिनमें गुज़श्ता दिनों जो खबरें आ रही थी FATF का वफ़द जो पाकिस्तान आया था उनकी जो सिफारिशात थी उन पर अमल दरामद के लिए भी नेक्टा ने कुछ तजावीज़ जो हैं वो नई आगे जारी की हैं। इसी तरह 25 दिसंबर को सितंबर को ये इजलास हुआ था नेक्टा में, उसके बाद अभी तक कोई भी ऐसा इजलास नहीं हुआ और ना ही नेक्टा की जानिब से कोई ऐसी नई तजवीज़ अभी जारी की गई है, क्योंकि FATF की जानिब से जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जी ठीक है। आदिल तनौली बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर कितना अमल दरामद कराना चाहती है या कर रही है, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ूंगी, कराची की बात करूंगी जहां स्कूल वैन ड्राइवर्स ने कल से हड़ताल का ऐलान किया है। सोनिया शहजाद साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलती हूँ, बात करती हूँ। सोनिया बताइएगा, ये जो पिछले दिनों वाक़या रुनुमा हुआ उसके बाद जो वैन ड्राइवर्स के लिए अहकाम जारी हुए हैं, इस बुनियाद पर हड़ताल करने का ऐलान किया है? जी किरण, बिल्कुल पिछले दिनों आपको याद होगा कि मदरसे की वैन के साथ हादसा पेश आया था, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने वैन ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया था। 3 रोज हो गए वैन ड्राइवर्स के खिलाफ और वैन के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 550 रुपए जुर्माना भी किया जा रहा है और साथ ही साथ वैन में लगे नासिक CNG सिलेंडर्स और LPG सिलेंडर्स की पकड़ का सिलसिला भी जारी है। तो वैन ड्राइवर्स के इस वक्त यही मौक़िफ़ है कि इस महंगाई के दौर में पेट्रोल पर गाड़ियां चलाना उनके लिए मुश्किल हो चुका है, जिसके बायस उन्होंने कल जो है स्ट्राइक का ऐलान किया है और इस एसोसिएशन के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं उनके वैन चलाने से जो है मना भी किया है। जी ठीक है सोनिया, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो हारिस सुहेल पर जादू हुआ भी है या नहीं हुआ, फिर ये माजरा क्या है, शुएब जट भी साथ मौजूद होंगे, उनसे तफसीली तौर पर बात करेंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हारिस सुहेल परफॉर्मेंस में एक बार फिर फेल। टीम में खराब कारकर्दगी दिखाने के बाद खिलाड़ी बातें बनाने लगे। जादू टोने के असरात ने क्या हमारे शाहीनों को घेर लिया है? हारिस सुहेल का ऐसा बयान के बारे में सोशल मीडिया पर बात हो रही है कि उन्होंने कहा है कि जनूबी अफ्रीका में उन पर काला जादू हो गया। लेकिन जो पहले की एक बात है, याद होगा आपको कि हारिस सुहेल कौमी टीम के साथ जनूबी अफ्रीका पहुंचे तो घुटने में इंजरी के बाइस वतन वापस भेज दिया गया था। खबरें ये भी हैं कि हारिस सुहेल ज़हनी दबाव का शिकार थे और इंतज़ामिया ने उनसे काले जादू के असर वाली बात को छुपाने के लिए इसरार किया था। साल 2015 में न्यूजीलैंड के दौरान वो हारिस सुहेल ही थे जिनके कमरे में गैर मरई ताकतों ने कब्जा कर लिया था। शुएब जट स्पोर्ट्स रिपोर्टर मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। ये काला जादू वाली क्या बात है? ये किसने उड़ा दिया? ये हारिस सुहेल खुद वाकई कह रहे हैं या वाकई उन पे काला जादू हुआ है? और ये टीम में खिलाड़ियों से अगर परफॉर्म नहीं हो रहा तो फिर काला जादू हो रहा है? काला जादू तो नहीं है, अलबत्ता करतूतें कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि बल्ला रन्स नहीं उगल रहा तो फिर जो है वो बहाने ज़रूर पकड़े जाते हैं। और बहाने ये हैं कि एक घुटना पकड़ के जो है वो हारिस सुहेल वतन वापस आ गए। और ये पहला मौका नहीं है कि विकेट देख के वो जो है टूर छोड़कर आगे हों। ऐसा लगता है कि वो जो जिन्नात की बात या काले जादू की बात या भूत की बात होती है, वो विकेट का भूत होता है जो उनको कभी न्यूजीलैंड की विकेटें जो बैट्समैनों के लिए साजगार नहीं होती वहाँ देख के नज़र आ जाता है, कभी जनूबी अफ्रीका से ये कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। इस मरतबा तो हारिस सुहेल जो है वो इसकी तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई वाकया जो है वो नहीं पेश आया और वो जो है वो खालिस्तान घुटने की इंजरी की वजह से टूर को अधूरा छोड़कर वतन वापस आए हैं। और जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास उनकी MRI और CT स्कैन की रिपोर्ट्स भी हैं जो इस बात की जो है वो प्रूफ हैं कि वो खालिस्तान इंजरी से दो चार होके वापस आए हैं। मैंने मैनेजमेंट से भी बात की, टीम मैनेजमेंट से, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनकी घुटने की इंजरी का मसला था, वरना हारिस सुहेल जो है वो तो इंसिस्ट कर रहे थे कि शुएब बात कहीं से निकलती है तभी तो वो मुअम्मा बनती है। कुछ ऐसी भी खबरें मौसूल हुई या फिर सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि उनको कहा गया कि आप इस तरह की बातों को छुपाएं। ये निकला कहाँ से कि उनके ऊपर जादू किया गया है? देखिए, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो दबाव में तो रहते ही हैं। अभी हाल ही की बात है, कुछ अरसा पहले, तकरीबन 1 माह पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स सेक्शन में। तो मैंने ये सवाल उनसे पूछा था कि आज वो माजरा बता दें कि 2015 में आप जो है कमरे से अचानक चिल्लाते हुए और शोर मचाते हुए बाहर आए और आकर आपने कहा कि जी भूत मुझे जो है वो जिन्नात ने पकड़ लिया है। तो जिसके बाद उन्होंने उस प्रोग्राम में, हालांकि 2015 की बात में 2018 में पूछ रहा हूँ, दिसंबर 2018 में, तो वो कह रहे हैं कि यार मुझसे बात ना करें, कहीं दोबारा जिन्ना आगे मुझे पकड़ ले। तो यहाँ से थोड़ा लगता है कि खौफ तो उनके अंदर बैठा हुआ है। अगर आप किरण वो सुना सकें जो है नाजरीन को वो शॉट, तो ताकि रिकॉल हो जाए। आगाज में बिल्कुल मैंने वो सुनाया था, लेकिन शुएब आप ये देखिए, गुज़िश्ता रोज भी जब हम टीम की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे थे तो जावेद मियादाद साहब की जानिब से भी यही कहा गया था कि 11 खिलाड़ी पूरे पाकिस्तान से ये सेलेक्ट होकर पाकिस्तान का नाम लेकर जाते हैं खेलने के लिए। ये कितना गैर संजीदा किस्म का बिहेवियर है। अगर घुटने की इंजरी नहीं है, अगर इस तरह के जादू और कमरे में और जिन के डरने से चीज़ें हो रही हैं, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, दबाव में हैं, ये किस किस्म का खेल पेश करने की कोशिश की जा रही है मुल्क के साथ, कौम के साथ और अपने खेल के साथ? किरण, खेल तो नहीं, अलबत्ता खिलवाड़ जरूर हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब उनको मुंतखब करके भेजा जाता है तो पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तानियों की उम्मीद होती है कि वो जीतेंगे, तो वहाँ जीतना तो दूर, परफॉर्म ही नहीं किया जा रहा। और मैंने आपको जैसे बताया कि 2013 था, उसके बाद 2015 न्यूजीलैंड हो, 13 में भी जनूबी अफ्रीका थे, फिर अब 18 और 19 का जो सीज़न है जनूबी अफ्रीका में हम मौजूद हैं दोबारा। तो इसी हारिस सुहेल को ही क्यों इन विकेटों पे जो बैट्समैनों के लिए साजगार नहीं है, बॉलर्स के लिए जो है मदद होती है, वहाँ पर जाके इनकी इंजरी क्यों आ जाती है और हर बार घुटना पकड़ के ही ये क्यों वतन वापस लौट आते हैं? यकीनन एक सवाल ज़रूर है। और दूसरी जानिब, जैसे मैंने कहा कि हमारे शो में जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि भाई ये सवाल ना करे जिन्नात का, कहीं दोबारा वो जिन मेरे पास ना आ जाए। ये मुझे बताइए, जिस्मानी ट्रेनिंग के साथ साथ ज़हनी ट्रेनिंग क्यों नहीं होती है प्लेयर्स की? देखिए, ज़हनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। माजी में भी पाकिस्तान ने जो है वो इंस्ट्रक्टर्स रखे हुए थे जो इनकी मेंटली ग्रूमिंग करते थे, इनको लेक्चर्स दिलवाए जाते थे, तो यकीनन ये होना चाहिए। लेकिन इस तरीके की बातें जब कनेक्ट की जाती हैं कि जिन्नात और काला जादू और इस तरह की गैर मरई ताकतें जब उनसे कनेक्ट की जाती हैं, तो यकीनी तौर पर सिर्फ एक खिलाड़ी का ही तमाशा नहीं बनता, पाकिस्तान क्रिकेट का भी तमाशा बनता है। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल। मिनट्स में जादू दिखाएंगे तो फिर इस तरह के जादुओं से बच जाएंगे और उसके लिए ज़रूरत है कि आप अपने परफॉर्मेंस में जादू लेकर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब जट आपका, आप साथ मौजूद थे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।